हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज टॉपिक रहने वाला है न्यायपालिका। कौन सा टॉपिक है? तो न्यायपालिका। आज का टॉपिक न्यायपालिका रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है? नियुक्ति के लिए क्या करता है? अयोग्य बनाता है। एक गैर कानूनी पेशेवर, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद माना जाना, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष और 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो कौन सा क्या बनाता है? अयोग्य पूछा है, योग्य नहीं अयोग्य। तो एक गैर कानूनी पेशेवर क्या हो जाएगा? एक गैर कानूनी पेशेवर। किसी प्रकार के गैर कानूनी पेशेवर होना अथवा ऐसे पेशे में सम्मिलित होना किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के अयोग्य बनाता है। क्या करता है? नियुक्त किए जाने अयोग्य बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत कौन से आर्टिकल में है? 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 124(2) के तहत। और किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास। तो क्या है वो योग्यताएं? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद माना जाता हो। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के किसी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने या किसी न्यायालय को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करने को डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यायालय की आपराधिक अवमानना, सिविल और न्यायालय की आपराधिक अवमानना, दोनों न्यायालय की सिविल अवमानना, न तो न्यायालय की सिविल अवमानना और न ही न्यायालय की आपराधिक अवमानना। तो इसे माना जाता है न्यायालय की सिविल अवमानना, न्यायालय की सिविल अवमानना। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा कौन सी? 2A। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A के अंतर्गत अवमानना को आपराधिक तथा सिविल अवमानना में विभाजित किया गया है। किसमें? तो सिविल अवमानना में विभाजित किया गया है। और न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा, उल्लंघन न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का तात्पर्य न्यायालय से जुड़ी ऐसी बातों का प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चित्रित अथवा चिन्हित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह पैदा करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप की प्रविष्टि रखता है, तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसको क्या माना जाएगा? न्यायालय की सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों माना जाएगा। न्यायालय की सिविल अवमानना, न्यायालय की न तो सिविल और न ही आपराधिक अवमानना, और न्यायालय की आपराधिक अवमानना, तो उसको माना जाएगा न्यायालय की आपराधिक अवमानना। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है कि किसी न्यायालय की गरिमा, क्या है? किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। और अवमानना 2 प्रकार की होती है, एक सिविल अवमानना और दूसरी आपराधिक अवमानना। यानी कि किसी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह पैदा करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त पंजीयक और महासचिव।
तो सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है? तो महासचिव। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता की जाती है महासचिव के। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री महासचिव की अध्यक्षता में होती है। किसकी? तो महासचिव की अध्यक्षता में होती है। तथा न्यायालय और रजिस्ट्री के कार्य संरचना के निर्धारण की प्रशासनिक शक्ति विशेष तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। किसमें? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। और वर्तमान में देश के, तो वर्तमान में नहीं, 52 में है BR गवई, और जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में है सूर्यकांत। कौन है? तो वर्तमान में सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों को डैश के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किसके तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1959, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश अधिनियम 1985। तो किसके तहत कानूनी दर्जा दिया गया है? तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को कैसा वैधानिक दर्जा है? लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। और लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है और ये एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या फिर मुकदमे पूर्व चरण में लंबित विवादों मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में डैश रुपए तक है? कितने रुपए तक है? 1 करोड़, 20 करोड़ और विकल्पों में से कोई नहीं, या फिर 1 लाख, तो यह 1 करोड़ तक है। स्थायी लोक अदालतों का जो क्षेत्राधिकार है वो वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक है। स्थायी लोक अदालतों का आर्थिक क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। स्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत आयोजित की जाती है और इसकी जो स्थापना है वो एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ स्थायी निकायों के रूप में की गई है, जो परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व मुकदमेबाजी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की चर्चा की गई है? तो स्थापना एवं गठन की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 80, 124, अनुच्छेद 61 या विकल्पों में से कोई नहीं, तो ये 124 में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की जो बात है वो 124 में है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI होगा और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। कितनी है? तो वर्तमान में 34 है मुख्य न्यायाधीश को लगाकर। अगला क्वेश्चन है, लोकस स्टडी का सिद्धांत क्या है? तो लोकस स्टडी का जो सिद्धांत है वो है न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालयों की शक्ति, प्रशासनिक प्राधिकरण का विवेकाधिकार, रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। तो लोकस स्टैंडी का सिद्धांत क्या है? तो रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार है। और लोकस स्टैंडी सिद्धांत के अनुसार केवल वह व्यक्ति जिसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, यानी कि वह पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ निर्णय सुनाया गया है, उसे न्यायालय में मुकदमा करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है?
तो न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 160, 180, 150 या फिर 170। तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो 160। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? 160 है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो 23 मार्च 1866 को कब हुई? तो 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1866 को। और भारत में स्थापित ये चौथा उच्च न्यायालय था। कौन सा? चौथे नंबर का चौथा उच्च न्यायालय था। और इसकी जो खंडपीठ है वो एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो कौन है? अरुण भंसाली। अरुण भंसाली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा या फिर सुल्तानपुर? तो इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद, कब? तो 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस किस के परामर्श से? तो मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक, कितनी? 62 वर्ष की, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष तक है, आयु प्राप्त करने तक अपने पद धारण करते हैं। और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय? तो अंतिम व्याख्याकार वो सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है। और भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय होता है। अंतिम व्याख्याकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की बात की गई। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कितने? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और संविधान के अनुच्छेद 124(2), संविधान के अनुच्छेद कौन से? 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124(2) में है और 124(1) में गठन और स्थापना की बात की गई है। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता अथवा राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अथवा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकेगा। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। पहले कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? किससे शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो भाग 7, भाग 5, भाग 4 और भाग 6। तो कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो भाग 5। कौन सा? तो भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों और
प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। किसका? शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। और संविधान के भाग 5 में संघ की संरचना निहित है। किसकी? संघ की संरचना निहित है। और इसमें अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अध्याय 2 में क्या है? संसद, और जो कि अनुच्छेद 79 से 122 तक है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। क्या है? संघ की न्यायपालिका। तो संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। अगला क्वेश्चन है लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? किसी के अधिकार पर सवाल उठाना, आदेश देना, व्यक्ति को पेश किया जाना या फिर सूचित करना। तो हैबियस कॉर्पस एक रिट है जो कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है और यह व्यक्ति को पेश किया जाना। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है व्यक्ति को पेश किया जाना। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात व्यक्ति को पेश किया जाना और इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 विशेषाधिकार रिटों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है? अनधिकार ग्रहण को रोकती है। तो कौन सी? परमादेश यानी कि मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन और अधिकार प्रच्छा को वांटो और उत्प्रेक्षण लेख सर्टियोरी। तो कौन सी? तो अधिकार प्रच्छा को वांटो, अधिकार प्रच्छा। न्यायिक याचिका अधिकार प्रच्छा को वांटो सरकारी पदों के अनधिकार ग्रहण को रोकती है। अधिकार प्रच्छा तो अधिकार प्रच्छा के माध्यम से लोकपद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण होता है। क्या होता है? व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण होता है। और इस याचिका के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे किसी लोक प्राधिकारी से यह प्रश्न पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, एवं उसके दावे का औचित्य सिद्ध न होने पर उसे उक्त पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु क्या है? किसके लिए? उच्च न्यायालय के लिए। तो उच्च न्यायालय के लिए कितनी है? तो 65 वर्ष, 62 वर्ष, 55 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के लिए जो है 62 वर्ष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह 65 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार कौन से? 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? 62 वर्ष। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है 62 वर्ष से पूर्व साबित कदाचार, किसके द्वारा? साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए डैश के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी या फिर उच्च न्यायालय। तो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उस मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए तत्संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है
भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई? तो पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई? 1885, 1947, 1862 और 1858। तो कब की गई? तो 1862 में। उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो 1862 में। कब की गई थी? तो 1862 में। भारत में उच्च न्यायालय की पहली बार 1862 में स्थापित किया गया। भारत में उच्च न्यायालय को पहली बार 1862 में स्थापित किया गया। और कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, को 14 मई 1862 के पत्र पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसके तहत 1861 के तहत जारी किया गया था, जिसमें यह प्रदान किया गया था कि अधिकार क्षेत्र और शक्तियां उच्च न्यायालय को पत्र पेटेंट द्वारा परिभाषित किया जाना था। और फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय का औपचारिक रूप स्थापना 1 जुलाई 1862 के तहत जारी किया गया, जिसके प्रथम न्यायाधीश सर कौन थे? बॉन्ड्स पिकॉक। जिसके जो पहले न्यायाधीश थे सर बॉन्ड पिकॉक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल और उच्चतम न्यायालय। तो कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सजा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को कम या माफ करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। तो अनुच्छेद 125, 117, 121 या फिर 129। तो किस में बात की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि को बताया गया। क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL का पूर्ण रूप क्या है? प्रायोरिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रायोरिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL की जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका या लोकहितवाद और न्यायिक सक्रियता ने मिलकर न्यायपालिका के कार्यों में अमूलचूल परिवर्तन किया है और उसे पहले से अधिक जनहितकारी बना दिया है। क्या बना दिया? पहले से अधिक जनहितकारी बना दिया है। PIL के विकास में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर व न्यायाधीश PN भगवती ने, किसने? तो न्यायाधीश कृष्णा अय्यर और PN भगवती। कौन? PN भगवती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसका जो विकास है तो 1979 में हुआ और जनहित याचिका ने पिछले कुछ दशकों में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सबल बनाने व कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, परम दायित्व की अवधारणा को डैश
के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है। तो किसके मामले में समझाया गया है? राइलैंड्स बनाम फ्लेचर, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य, और एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रोफेसर एम.वी. नायडू और एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ। तो समझाया गया है एम.सी. बनाम भारत संघवाद। किसमें? तो एम.सी. मेहता बनाम भारत संघवाद में। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघवाद मामले में भारत में परम दायित्व, किसकी? परम दायित्व की अवधारणा विकसित हुई। परम दायित्व की जो अवधारणा विकसित हुई है वो एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में हुई है, और इसे ओलियम गैस रिसाव मामले के रूप में जाना जाता है, और भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक मामलों में से एक है, और एम.सी. मेहता का मामला सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें कोई अपवाद नहीं दिया गया है, और व्यक्ति को उसके कृत्यों के लिए पूरी तरह से, कृत्यों के लिए क्या? पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया जाता है। उसके कृत्यों को पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसकी पीढ़ियां घातक बीमारियों से ग्रसित हैं। इस वजह से सख्त दायित्व के तहत एक नियम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता थी, और जिसमें प्रतिवादी को बचाने के लिए कोई अपवाद उपलब्ध नहीं था। प्रतिवादी को बचाने के लिए कोई अपवाद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? तो जनहित याचिका के लिए भारत में जो नींव रखी, तो न्याय के लिए जनता की मांग, संविधान या संसद का कानून या न्यायिक सक्रियता। तो भारत में जो जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? तो जनहित याचिका की नींव जो रखी थी वो न्यायिक सक्रियता ने रखी थी। न्यायिक सक्रियता। भारत में जनहित याचिका के लिए नींव न्यायिक सक्रियता ने रखी, और न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन किया तथा उसे पहले से अधिक सक्रिय व जन्मोन्मुखी बनाया। और जनहित याचिका का विकास कब हुआ? तो 1979 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर। किसने किया? तो न्यायाधीश पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुआ। जनहित याचिका ने पिछले दशकों में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सबल बनाने और कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनहित याचिका का उद्भव अमेरिका में हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। क्या बात सही है? और उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, और उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो केवल सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो एज है रिटायरमेंट की, यानी कि सेवानिवृत्ति की, तो वो कितनी है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो यह है 65 वर्ष। जबकि हाई कोर्ट की 62 वर्ष। हाई कोर्ट की 62 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालय की तो 62 वर्ष है। और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, और टोटल मिलाकर 34 हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं? तो 34 हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था?
तो चौथा जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था? चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद या फिर पटना। तो 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी और 1866 में चौथा उच्च न्यायालय जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय 1966 और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात्गृह से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण या फिर अधिकार प्रछा। तो इसके लिए निषेध रिट जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निषेध आदेश जारी कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो कार्यवाहक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 126 के तहत किसके? राष्ट्रपति के पास है। और वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, B.R. गवई नहीं, सूर्यकांत है। कौन है? तो सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर भारतीय संसद। तो किसके पास है निर्धारित करने वेतन, भत्ते और पेंशन को निर्धारित करने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत किसके तहत? 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है और किसी भी न्यायाधीश के वेतन, भत्ते में, पेंशन में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इसके लिए विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ? तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड या फिर भारत। तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति की स्थापना की थी। न्यायिक शक्ति की स्थापना की थी, कब की थी? तो मुख्य न्यायाधीश मार्शल थे। उन्होंने मारबरी बनाम मेडिसन नामक एक विख्यात केस में प्रथम बार न्यायिक समीक्षा की स्थापना की थी। और हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, 226, 131 और 243 से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की शक्ति ग्रहण करता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? तो न्यायिक सक्रियतावाद जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? पियर्स बटलर, हर्लन एफ स्टोन और जॉन रॉबर्टसन और ऑर्थर सिलेसिंगर जूनियर। तो किसने? तो न्यायिक सक्रियतावाद का जो शब्द है वो गढ़ा था और आर्थर सिलेसिंगर जूनियर ने। न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है और आर्थर सिलेसिंगर जूनियर ने 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेख में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया था और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
यानी कि न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, कृष्णा अय्यर, PN भगवती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की व्याख्या के बहाने न्यायिक निर्णयों द्वारा कई विधिक मानदंडों का सृजन किया, जिनमें सामाजिक दर्शन के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का उभार हुआ। अगला क्वेश्चन है, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है भारत का संघीय न्यायालय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। तो किसके द्वारा? तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत कब? तो 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार, किसके? 132 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय का सिविल, दंडिक या फिर अन्य कार्यवाही में भाग दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। डिग्री या अंतिम आदेश की जो अपील होगी वो उच्चतम न्यायालय में होगी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 35, 14, 30 या फिर 25? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात अनुच्छेद 214 में कही गई है कि भारत में प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसके पास? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री? तो किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। भारत की संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। और ये बात किस में कही गई है? तो 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? 1900 में, 1885 में, 1875 में या फिर 1869 में? तो कब किया गया? तो 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। और 11 मार्च 1919 को जारी पूरक लेटर्स पेटेंट के द्वारा इसका जो नाम है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, नाम जो है वो बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या कर दिया गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद कर दिया गया। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात अनुच्छेद 214 में कही गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात अनुच्छेद 214 में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले डैश जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। आने वाले डैश जिलों पर क्षेत्राधिकार जो है वो समाप्त हो गया। तो 10, 8, 13 या फिर 16? तो 13 उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर अधिकार समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्यों के क्षेत्र में जो आने वाले 13 जिले थे
उन पर से क्षेत्राधिकार जो था वो समाप्त हो गया था। उत्तरांचल का नाम 2006 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसकी राजधानी देहरादून है। राजधानी क्या है? तो देहरादून है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो 1990 कब की गई? तो 1990 में की गई और 1975 में। 1990 में और 1975 में और 1985 या फिर 1950। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई है। कब? तो 1985। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संसद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा की गई। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 17 नियमित पीठ और 30 डिवीजन पीठ हैं। क्या है? 17 नियमित पीठ हैं और 30 डिवीजन पीठ हैं और इनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति किसके? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। और कोई भी व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है। और किसी न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है, किंतु अंतिम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय, संसद या फिर प्रधानमंत्री या फिर संविधान? तो भारत में जो सर्वोच्च है, तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। संविधान। तो भारत में सर्वोच्च संविधान है। क्या है? सर्वोच्च संविधान है। और संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश की शासन और प्रशासन चलाने का आधार है। और यह एक नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। क्या होता है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। और इसी में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका समाहित है। इसी में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका समाहित है। और भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 का 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। किसे? तो BR अंबेडकर को प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम जो संभावित संख्या है वो कितनी होती है? 26, 24, 34 या फिर 19? तो 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम जो संभावित संख्या है वो 34 होगी, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो HJ कानिया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई। और वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई हैं। और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान क्या है? भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं? कौन से घटक जो है वो मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं? जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो कौन मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं? तो कौन करते हैं? ABC, A और B, A और C और B और C। तो संविधान के कौन से घटक मानव अधिकार? तो क्या हो जाएगा? ABC, A और B और A और C और B और C। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों हो जाएंगे, तो हो जाएगा A और B। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है, मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है। किससे? मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी प्राणी हकदार हैं। क्या है? जिसके सभी प्राणी हकदार हैं। जैसे
जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता का अधिकार, भोजन और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो भाग 20, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 5। तो कौन सा? तो भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5 सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो 233 में है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने और उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1952, 1949 या फिर 1947 या 1950। तो कब हुई? तो 1950 में। भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। क्या है? शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया। भाग 5 में अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। किसको? तो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है तो कौन? तो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो। कैसे? लगातार, यानी कि बीच में छोड़ छोड़ के। और किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम कितना? तो वकील के रूप में 10 साल का काम किया हो और एक न्यायाधीश के रूप में लगातार 5 वर्ष, और एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो। तो क्या होगा? ये सभी बातें सही हो जाएंगी। PQRS सभी सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध हैं। क्या क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, और किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कितना? लगातार 10 वर्ष, लगातार 10 वर्ष का व्यवसाय किया हो, और एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का जो निर्वहन है वो कौन करता है? तो महान्यायवादी, किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या हो? दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तथा वह संसद द्वारा निर्धारित
सभी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो 24, 18, 35 या फिर 30। तो 30 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या 34 हो गई है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सहित कितने? तो 34 न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 34 है। कितनी है? तो 34 है। और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, सिद्ध दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्य पीठ द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो दूसरी बात गलत हो गई और ये बात सही है, तो केवल पी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया 124, 4 एवं 5 में दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124, 4 और 5 में दी गई है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, परंतु इससे पूर्व न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके? असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है तथा इसी के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से पदच्युत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन, एम. पतंजलि शास्त्री और विजन कुमार मुखर्जी और एच.जे. कानिया। तो कौन थे? तो एच.जे. कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है, 124(1) में कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तो दिल्ली में स्थित है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी इसकी पीठ स्थापित कर सकता है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्चतम न्यायालय की पीठ को कहीं पे भी स्थापित कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। अनुच्छेद 130 में ये बात कही गई है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया 26/1/1950 से 6/11/1951 तक थे। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई नहीं, कौन है? सूर्यकांत हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश के न्यायाधीश क्षेत्र में आता है। तो किसके न्यायालय क्षेत्र में आता है न्यायाधिकार में? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय। तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है और इसकी जो स्थापना है वो 2 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। इसका जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना? तो असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो किसने 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना? तो ये मेघालय ने माना था। किसने? तो मेघालय ने माना था।
1971 से में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया। कब? तो 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया और जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा लाया गया था। मेघालय हाई कोर्ट ने 24 मई 1971 को यह निर्णय दिया कि मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो इस वक्त का किसका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इस वक्त करंट अफेयर में थे। तो कौन बनाए गए थे? तो ये केरल के बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? ये सब करंट के हैं, करंट की न्यूज़ थी उस वक्त की। तो कौन नहीं रहे? एन गोपाल स्वामी। एच एस कपाड़िया 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से? तो एच एस कपाड़िया 38वें मुख्य न्यायाधीश थे और अल्तमस कबीर 39वें मुख्य न्यायाधीश और के जे बालकृष्णन 37 में थे और एन गोपाल स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, संविधान के डैश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। तो पर्यवेक्षण की शक्ति किसके तहत रखता है? तो 227। किसके तहत? तो 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की क्या है? शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय किसे उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात 141, 145, 124 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किसमें की गई है? तो ये की गई है 124 में। गठन व संरचना तो 124(1) भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है किसमें? 124 में। और स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन या उद्घाटन कब? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। कैसी है भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है? तो वो इकहरी और एकीकृत है और इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या फिर उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को प्राप्त है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और कम से कम 15 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या फिर प्लीडर रहा हो। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक शर्तें, वह कम से कम 7 वर्ष, कितने? कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो या उस राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से रहा हो। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए? तो डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, चार्ल्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन, उपरोक्त दोनों में से या उक्त में से किसी में नहीं। तो ये दिया था डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में उच्चतम न्यायालय ने क्या, किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे? डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। उच्चतम न्यायालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के बाद में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे और इसमें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को अपने पूरे ड्रेस कोड तथा पद के स्पष्ट उल्लेख सहित उपस्थित होना चाहिए और इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद प्रपत्र तैयार कर उस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। प्रपत्र तैयार कर गिरफ्तारी के बाद 2 लोगों के हस्ताक्षर जो हैं वो अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे?
तो न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? काजी हाउस को, चरवाहों को, पशु चिकित्सालयों को, या फिर उक्त में से किसी को नहीं तो काजी हाउस को, कांजी हाउस को। किसको? तो कांजी हाउस को सौंप दिए जाएंगे। पशुओं से संबंधित मामले में जब न्यायालय में लंबित रहते हैं तो उस दशा में पशुओं को नगर निगम या फिर अन्य संस्थानों द्वारा स्थापित कांजी हाउस को सौंप दिया जाता है और इससे इनकी देखभाल हो सके। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ स्तंभ से आशय है। तो चतुर्थ स्तंभ से आशय है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर प्रेस। तो चतुर्थ स्तंभ से आशय है प्रेस से। चतुर्थ स्तंभ किसे? तो प्रेस को कहा जाता है। राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। और देश में कुल उच्च न्यायालय हैं 25, 18, 26 या फिर 28। तो देश में जो कुल उच्च न्यायालय हैं वो हैं 25। प्रश्नकाल के दौरान देश में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 25 है। और आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हमारा नया टॉपिक होगा संघ राज्य संबंध। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।